Hello students, welcome to all of you. I hope you all are good and ready with pen and paper. आप सभी लोग पेन एंड पेपर के साथ तैयार होंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये सेकेंड पार्ट है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार्ट 1 देखा होगा। वो करीब 1.5 घंटे का वीडियो है। स्टूडेंट्स, वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो में आइएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, जैसा कि मैंने सारी पहलुओं पे बात किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, किस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, किस केस में नेगेटिव होगा और किस केस में जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है: एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले जिन्होंने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार्ट 1 नहीं देखा, उसको जरूर देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको देखने के बाद ये समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए तो स्टूडेंट, हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। मान लीजिए कोई सरफेस है ना, कोई सरफेस है और कोई चार्ज से जब फील्ड लाइंस निकलती है तो किसी सरफेस से वो कितना पास करता है, और पास भी क्या करना चाहिए, परपेंडिकुलर करना चाहिए सरफेस के पास, है ना। तभी हम फ्लक्स को फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो फ्लक्स का यही डिफिनेशन हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक दूसरा भी डिफिनेशन हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, और इसका क्या होता है, ई डॉट ए वेक्टर होता है। मीन्स अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हो कि फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, डिपेंड करता है। आप ये भी इसको लिख सकते हो, फ्लक्स को आप क्या लिख सकते हो, ई ए कॉस थीटा। क्या नहीं लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को मैंने पिछले क्लास में ये सारी चीजें बताया था, है ना। इसका मतलब फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, अब एंगल पे भी फ्लक्स क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट of electric field and area vector। ये भी डिफिनेशन आप लिख सकते हो। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आप आइए यहाँ पर देखिए, एक केस है, केस 1 आप देख लीजिए। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है ना। और यहाँ देखिए क्या, यहाँ एक एरिया सरफेस है। तो मैंने बताया था एरिया वेक्टर पिछले क्लास में। एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। मैंने बताया था एरिया वेक्टर 2 तरीके का होता है, एक होगा ओपन एरिया और दूसरा क्या होगा, क्लोज एरिया होगा। ओपन एरिया हो चाहे क्लोज एरिया हो, दोनों ही केस में क्या लेंगे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे। लेकिन क्लोज एरिया में ध्यान देना है कि एरिया वेक्टर का हम परपेंडिकुलर तो लेंगे, लेकिन उधर लेंगे जिधर एरिया वॉल्यूम के अपोजिट में लेंगे, जिधर वॉल्यूम होगा उसके अपोजिट में लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आइए देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, है ना, थीटा कितना है, यहाँ पर देखिए तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप फाइंड कर पाओगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर कितना होता है, ई ए कॉस थीटा, और थीटा के यहाँ पर यहाँ कितना है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, ई ए आ जाएगा। तो फ्लक्स बराबर कितना होगा, ई ए होगा। आइए दूसरा केस में आते हैं। देखिए तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और ये फ्लैट रखा हुआ है, ये क्या है, फ्लैट रखा हुआ है सरफेस। तो एरिया वेक्टर क्या कहाँ लेंगे, इसके परपेंडिकुलर लेंगे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। तो देखिए तो
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर, इधर, तो दोनों के बीच का यहाँ पर एंगल कितना होगा, यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। तो देखिए तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, ये cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो समथिंग जीरो, समथिंग 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा 0, है ना। इन सारे पहलुओं पे हम लोगों ने बात किया था। चलिए इतना नोट डाउन। तो स्टूडेंट अभी तक आपने जो भी न्यूमेरिकल किया है, चाहे जो भी आप लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखा है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करते हैं। कह रहा है कि whenever a closed surface is kept inside a uniform electric field, जब भी कोई क्लोज सरफेस को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो अगर आप इसका फ्लक्स निकालोगे तो आपको मिलेगा फ्लक्स का वैल्यू, नेट फ्लक्स इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक उसी तरह से हम लोगों ने पिछले क्लास में ये एक क्यूब है, क्यूब को हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था तो हम लोगों ने नेट फ्लक्स जब इस क्यूब के थ्रू निकाला था तो हम लोग को नेट फ्लक्स मिला था 0। याद कीजिए पिछले वीडियो में, नहीं है तो फिर हम लोग को निकाल करके बता देते हैं। चलिए आइए इस केस में देखिए तो स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के थ्रू क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मींस इंटरिंग के टाइम में फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। इस केस में फ्लक्स का वैल्यू क्या आता है, फ्लक्स का वैल्यू आता है निगेटिव। कैसे, तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और एरिया वेक्टर आप जानते हैं फ्लक्स बराबर कितना होता है, ई ए cos थीटा होता है ना, ई ए cos थीटा, और ए क्या होता है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के लिए मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस, तो सरफेस के लिए परपेंडिकुलर होगा, मान लीजिए इधर हुआ परपेंडिकुलर, और वॉल्यूम के क्या होना चाहिए, वॉल्यूम के अवे, तो इधर तो वॉल्यूम पैक है ना, तो पैक सरफेस के अवे, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो गया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया। तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो देखो तो cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1, तो ओवरऑल फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया -E। तो आप देखो तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू कितना आया, फ्लक्स का वैल्यू आया -EA आया। चलिए अब हम निकालते हैं इस सरफेस के थ्रू इंटरिंग के टाइम में। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि फ्लक्स का इंटरिंग के टाइम में फ्लक्स का वैल्यू आया नेगेटिव। अब यही फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो देखिए तो हम लोग अब इस सरफेस के थ्रू निकालते हैं फ्लक्स का वैल्यू। तो इस सरफेस में देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और एरिया वेक्टर अगर हम इसका निकालते हैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर, तो क्या होगा परपेंडिकुलर और अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो इस सरफेस के लिए इधर है, तो अवे कहाँ होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन, तो इस केस में फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया, ई ए cos 0 डिग्री, 0 डिग्री हुआ दोनों, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ओवरऑल फ्लक्स का वैल्यू कितना आया, ई आया। तो इस केस के लिए देखिए तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आया, इस केस में फ्लक्स का वैल्यू आया ई आया, मींस पॉजिटिव आया। तो आप यहां से क्या कंक्लूड करते हो कि इंटरिंग के टाइम अगर कोई क्लोज सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक बार अंदर आती है और एक बार क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इस सरफेस को कहाँ कर रहा है, 2 बार इस सरफेस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इंटरिंग के टाइम वैल्यू आया नेगेटिव, देखिए हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, और एग्जिट के टाइम में आ रहा पॉजिटिव आ रहा। तो देखिए तो अभी तक और नेट फ्लक्स निकालेंगे या तो क्या होगा, इस सरफेस के थ्रू तो -EA, और इस सरफेस के थ्रू तो +EA। अब निकालेंगे इस सरफेस के थ्रू, तो इस सरफेस के थ्रू देखिए तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो अगर निकालते हैं यहाँ पर मान लीजिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर कहाँ होगा, ऊपर होगा, परपेंडिकुलर होगा और वॉल्यूम के अवे होगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर, और फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो फ्लक्स का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, ई ए cos 90 डिग्री और cos 90 का वैल्यू
जीरो, तो जीरो इंटू ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ओवरऑल नेट फ्लक्स क्या आया, देखिए तो इस सरफेस के थ्रू आया जीरो, टोटल जोड़िए तो ये क्या हो गया, जीरो आया। इसका मतलब आप कोई भी केस ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी क्लोज सरफेस को आप रखोगे तो नेट फ्लक्स आएगा थ्रू होल सरफेस आएगा, जीरो आएगा। इस केस में देखिए तो एक हो गया ये सरफेस, एक सरफेस हो गया ये, मैंने इसका न्यूमेरिकल ऑलरेडी किया हुआ है। एक सरफेस हो गया ये हो गया, एक सरफेस हो गया ये, एक सरफेस हो गया ऊपर वाला, है ना, और एक हो गया नीचे वाला, और एक हो गया ऊपर वाला सरफेस। टोटल कितना हो गया, 6 सरफेस। तो इस केस में भी आप देख रहे होंगे कि नेट फ्लक्स का वैल्यू आएगा, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब का वैल्यू आएगा, जीरो आएगा इस सरफेस के लिए। तो ये फिगर 2 है और ये फिगर 1 है। दोनों ही केस में आपने देखा फ्लक्स का, नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या आया, जीरो आया। तो नोट यही कह रहा कि किसी क्लोज सरफेस को अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी क्लोज सरफेस को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे तो नेट फ्लक्स आएगा थ्रू द सरफेस आएगा, जीरो आएगा। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए तो यहां से तो आपने क्या कंक्लूड किया, रीजन होता क्या है कि इंटरिंग के टाइम में अगर कोई क्लोज सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक बार कट करेगा इंटरिंग के टाइम में और एक बार कट करेगा एग्जिट के टाइम में। तो होता है नेट फ्लक्स जीरो यहां पर होगा, इसलिए नेट फ्लक्स इज जीरो बिकॉज फ्लक्स, लिख लीजिएगा, फ्लक्स थ्रू इंटरिंग इज नेगेटिव। इंटरिंग के टाइम में नेट फ्लक्स होगा कितना, जीरो होगा, इंटरिंग के टाइम में फ्लक्स जीरो होगा। एंड थ्रू एग्जिट फ्लक्स इज पॉजिटिव। इंटरिंग के टाइम में पॉजिटिव होगा। आप देख लीजिए यहां से इंटर कर किया इस सरफेस को इंटर किया तो इंटरिंग के टाइम में होगा नेगेटिव, फ्लक्स का वैल्यू हो गया नेगेटिव। और एक बार इसको क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो एग्जिट के टाइम में फ्लक्स का वैल्यू होगा कितना, पॉजिटिव होगा। इसी कारण नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस होता है जीरो। तो याद कर लीजिएगा कि फ्लक्स इज जीरो बिकॉज फ्लक्स थ्रू द एंटरिंग इज नेगेटिव एंड थ्रू एग्जिट इज फ्लक्स इज पॉजिटिव। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आप लोग नोट डाउन किया होगा यहां तक। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई भी, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल 3, जैसे मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर और एक क्लोज सरफेस हमने कंसीडर किया, मान लीजिए। तो आपसे बोलेगा बताइए इस सरफेस के थ्रू बताइए फ्लक्स क्या होगा, तो नेट फ्लक्स आप बोलोगे एफ नेट बराबर जीरो। क्यों, क्योंकि देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक बार इसको क्या कर रहा है, एक बार इसमें इंटर कर रहा और एक बार क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा। मींस इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो बार बाइसेक्ट कर रहा है, एक बार एंटरिंग के टाइम में और दूसरा एग्जिट के टाइम में। तो एंटरिंग के टाइम में फ्लक्स हुआ नेगेटिव और एग्जिट के टाइम में फ्लक्स होगा पॉजिटिव हो गया। मींस एक ही सरफेस को दो बार बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस केस में नेट फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चाहे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, देखिए तो चाहे तो और भी, जैसे मान लीजिए एक ऐसा सरफेस है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए तो नेट फ्लक्स क्या होगा, तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस क्या होगा, जीरो होगा। इस तरीके से बहुत सारे केस होगा, है ना। इसी तरीके से आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप रखोगे, किसी सरफेस को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखोगे तो आपको नेट फ्लक्स मिलेगा जीरो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर कि इस क्लोज सरफेस में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अगर इसके अंदर कोई चार्ज होगा तब नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा, नेट फ्लक्स कुछ होगा। ये
हम तभी लगाएंगे जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस को रखेंगे और उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज ना हो, तब नेट फ्लक्स इसका जीरो होगा। तो यहां पर लिख लीजिएगा, देन नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो प्रोवाइडेड दैट नो चार्ज इज इनसाइड द सरफेस। इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज ना हो। अगर इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज होता, चाहे यहीं इसी के अंदर कोई चार्ज होता, तब इस पे नेट फ्लक्स जीरो नहीं होता। उस केस के लिए हम लोग अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वहीं से गॉस लॉ का एक प्रारूप तैयार होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। जस्ट पहले इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पर लिख लीजिएगा, प्रोवाइडेड दैट नो चार्ज इज इनसाइड द सरफेस, नो चार्ज प्लेस इनसाइड द सरफेस। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, जब कोई चार्ज अगर किसी सरफेस के अंदर रहेगा, है ना, तब हम लोग नेट फ्लक्स कैसे निकालें। तो देखिए, तो लिखिएगा, स्टार में देख लीजिए, मेथड टू फाइंड नेट फ्लक्स इफ चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड सरफेस, इनसाइड द सरफेस। देखिए, तो मान लीजिए हम लोग एज्यूम करते हैं, टेक ए स्फेयर, एक स्फेयर लेते हैं, एक स्फेयर कंसीडर किया, और इस स्फेयर के अंदर एक चार्ज रख दिया, एक प्लस क्यू चार्ज रखा। तो आप देखिए, तो प्लस क्यू चार्ज रखा, तो प्लस क्यू के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर निकलेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे। ये सब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा। तो देखिए, तो मैंने बताया, तो ये कैसा केस हुआ, ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो मैंने बताया था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होता था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए होता था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए होता था। और यूनिफॉर्म केस के लिए क्या होता था, ई डी ए कॉस थीटा होता है। आप देखिए, मैंने ये कैसे आया था, डेरिवेशन के टाइम में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पर हम एक एरिया ले लेंगे, एक छोटा सा एरिया लेते हैं, डी ए कंसीडर करते हैं, एक डी ए छोटा सा डी ए लेते हैं। अब छोटा सा एरिया के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो बाहर की तरफ हो। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस एरिया के थ्रू जो गया उसका भी डायरेक्शन कहाँ हो गया, बाहर की तरफ हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट प्रोडक्ट करेंगे छोटा सा एरिया के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो छोटा सा एरिया हम लोगों ने कंसीडर किया, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, डी फाई मिलेगा। छोटा सा एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट किया तो छोटा सा फ्लक्स मिलेगा। और छोटा सा फ्लक्स मिला तो हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से छोटा छोटा एरिया हम हर जगह कट कर लेते हैं, छोटा सा जगह, छोटा सा, और सबको क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो ओवरऑल इस सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स हमको मिल जाएगा। तो हम लोग ऐड करने का तरीका कौन सा यूज करते हैं, तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, छोटा सा फ्लक्स मिला, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट डी फाई, आपने इंटीग्रेशन का साइन इधर लगाया तो इधर भी लगाओगे इंटीग्रेशन का साइन इधर लगाया। तो आप देखिए, तो छोटा सा फ्लक्स को जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, फाई मिल जाएगा। और इधर क्या हो गया, इधर हो गया ई डॉट डी ए, हो गया ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए हो गया। देखिए, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इस पॉइंट पर, है ना, इस चार्ज के द्वारा, मैंने बताया था एक पॉइंट चार्ज के द्वारा, ये डिस्टेंस मान लीजिए आर है, सब डिस्टेंस, जब स्फीयर है तो डिस्टेंस मान लीजिए आर है। तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, एक पॉइंट चार्ज के द्वारा आर डिस्टेंस पर, मैंने बताया था पॉइंट चार्ज के द्वारा आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता था, के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर होता था, या के जगह पर आप क्या लिख सकते हो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। तो यही पर हम लोग यूज करते हैं। तो ई के जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, छोटा सा एरिया के लिए आर डिस्टेंस पर वैल्यू कितना होगा, देखिए तो होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, और इनटू कितना होगा डीए होगा, इनटू कितना हो गया डीए हो गया। अब देखिए तो अब इधर आ जाते हैं, इसको यहां मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। अब यहां से यहां आते हैं, अब देखिए तो ये तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन तो छोटा सा एरिया का होगा, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालेंगे, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे, तो 1/4πε0 क्यू बाहर हो जाएगा, तो देखिए तो क्यू बटे 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन हुआ डीए का। जब डीए को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, हमको ए आता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीए ए आता है, तो देखिए तो नेट फ्लक्स बराबर कितना हो गया क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर इंटू यहाँ क्या आया एरिया आया। अब बड़ा सा एरिया आया, तो एरिया एक जो बड़ा सा आएगा तो ये तो स्फेयर है, तो एरिया ऑफ स्फेयर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा क्या होता था 4πr²। तो इस एरिया के जगह पर हम 4πr² लिख दें, तो देखिए तो नेट फ्लक्स बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, और एरिया के जगह पर हम लिखते हैं यहाँ पर 4πr²। अब देखिए तो कितना बढ़िया रिजल्ट आता है, देखिए तो यहाँ 4π है तो 4π आर स्क्वायर कैंसिल, बचा आया कितना, देखिए तो इधर आया ऊपर क्यू और नीचे कितना है एप्सिलॉन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि नेट फ्लक्स बराबर होगा, नेट फ्लक्स होगा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये गॉस लॉ के लिए, तो इतना नोट डाउन कीजिए। तो आपने क्या देखा कि जब कोई स्फेयर के अंदर हम लोगों ने एक चार्ज रखा, तो नेट फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, और नेट फ्लक्स का रिजल्टेंट वैल्यू आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन, मींस नेट चार्ज थ्रू द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नोट इज द नेट फ्लक्स। नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, इन सारी चीजों को आप लोगों ने समझा होगा कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं किसी स्फेयर में के अंदर, तो नेट फ्लक्स क्या होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। कैसे आया प्रोसीजर, एक चीज और यहाँ पर देख लिए ई डॉट डी ए, चूंकि यहाँ पर देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच में यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, इसीलिए आप क्या लिखो ई डी ए कॉस इंटू 1 के यहाँ पर कितना आएगा ई डॉट डी ए, इसी कारण यहाँ पे आया है ना। चलिए अगर स्टूडेंट तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या आया, देखिए तो पॉजिटिव फ्लक्स आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर क्या करते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज को रख दिया जाए, देखिए तो अगर नेगेटिव चार्ज को रखते हैं, देखिए अब ऐसा करते हैं हम एक नेगेटिव चार्ज को स्फेयर के अंदर रखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज के कारण आप जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन किधर होता है, अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है, इसके अंदर आता है ना। तो आप बोलेगा कि बताइए तो नेट फ्लक्स फाइंड कीजिए, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेट फ्लक्स निकालना हो तो देखिए तो एफ नेट बराबर कितना होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है ना। इसमें भी हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर हम एक एरिया कट करते हैं, है ना, तो डीए छोटा सा एरिया के लिए क्या डीए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखिए तो किधर होगा, एरिया वेक्टर क्या होता परपेंडिकुलर होता और अपवर्ड होता क्लोज सरफेस के लिए, तो देखिए तो परपेंडिकुलर अपवर्ड बाहर की तरफ,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। और नेट फ्लक्स बराबर क्या होता है देखिए तो ई डॉट डी ए होता है। ई डॉट क्लोज सरफेस के लिए निकालना हो तो छोटा सा एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये मिलता है। और दोनों के बीच का एरिया देखिए तो कितना है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो देखिए तो क्या है, कितना आएगा ई डी ए कॉस 180 डिग्री। इसका वैल्यू देखिए तो वो कॉस 180 का वैल्यू -1, तो ओवरऑल कितना आया देखिए तो फाई नेट बराबर कितना होगा माइनस ई डॉट डी ए, माइनस ई डॉट डी है ना, माइनस ई डॉट डी ए। अब छोटा सा एरिया के लिए तो आपने क्या निकला, छोटा सा फ्लक्स निकला, छोटा सा एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स d5 हुआ है ना, छोटा सा एरिया हम लोगों ने कंसीडर किया था, तो देखिए तो यहाँ से छोटा फ्लक्स हो गया ना, d5 हो। अब क्या करते हैं, इसी तरह छोटा छोटा क्या करते हैं, छोटा छोटा कट करते हैं और सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कितना, अंदर की तरफ होगा। तो छोटा छोटा सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इसका मतलब छोटा छोटा फ्लक्स जो आया है सबको जोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं d5। तो इधर भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, माइनस को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन और कितना हो गया ई डॉट डी ए। अब देखिए तो इस एरिया पर है ना, ये पॉइंट चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, लेकिन क्या है पॉइंट चार्ज है। आर डिस्टेंस, सपोज दैट यहाँ आर डिस्टेंस कर लेते हैं, ये स्फेयर है, ये स्फेयर है और स्फेयर का रेडियस है आर। तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या करते हैं, माइनस है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्यू बटे आर स्क्वायर को बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, डी ए का करेंगे, इधर है d5। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस की दूरी पर का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, भी जस्ट बताएं। चलिए अब यहाँ आते हैं, यहाँ आते तो इंटीग्रेशन d5 का इंटीग्रेशन कितना होता है, फाई हो गया। और इधर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आपने बाहर कर दिया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए होगा इंटू ए होगा। चूंकि तो एरिया तो टोटल आएगा ना, सबका आपने निकाल दिया टोटल का, तो टोटल का आप निकाल ले हो तो एक स्फेयर का आर डिस्टेंस का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए जो था हमको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस का निकालना है, तो टोटल का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए तो 4 पाई यहाँ से कैंसिल, 4 पाई यहाँ से, आर स्क्वायर यहाँ से, आर स्क्वायर यहाँ से। नेट फ्लक्स देखिए तो कितना है, फाई नेट माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो देखिए तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि नेगेटिव चार्ज को रखा तो आपने क्या पाया, नेट फ्लक्स नेगेटिव में पाया। तो यहाँ से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर की तरफ आता है। इसका मतलब क्या होगा, इस स्फेयर को कट किया, एक बार कट गया, इस स्फेयर को एक बार कट किया और अंदर आया है ना, और इसमें समा गया। तो एक बार कट किया अंदर आया मीन्स स्फेयर को क्या कर रहा, कट कर रहा इंटरिंग के टाइम में है ना। और पॉजिटिव चार्ज में क्या करता था, पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, स्फेयर को क्या करता है, एग्जिट करता है। तो यहाँ से ये भी कॉन्सेप्ट आया कि एग्जिट के टाइम में फ्लक्स पॉजिटिव और एंटरिंग के टाइम में फ्लक्स नेगेटिव। तो यहाँ से हम लोग कुछ, यहाँ सबसे पहले नोट डाउन कीजिए है ना, और नोट करके यहाँ पर लिखते हैं कि फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, फ्लक्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। क्लियर है। और भी नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पर और भी नोट करके लिख सकते हैं कि एंटरिंग के टाइम में फ्लक्स
through entering is negative and exit के टाइम में क्या है, फ्लक्स थ्रू एग्जिट इज पॉजिटिव। इसको नोट डाउन कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरीके से बने रहिए और कुछ क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है आप उसका सॉल्यूशन भेजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा गॉस लॉ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। लेकिन उसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार्ट 1 और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार्ट 2 दोनों को आपको अच्छे से समझना होगा। 2 बार देखिए, उसके बाद गॉस लॉ में मजा आने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर चाहिए। थैंक यू।